ठीक बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, एसजीवी डीएससी शाहपुर से मैं आपको सभी को वेलकम करता हूँ। आज बेटा हम लोग पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। जो एनडीए का पेपर हुआ 6 तारीख को, संडे को जो पेपर हुआ एनडीए का, उसमें केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका मैं एनालिसिस आपको आज करके दूंगा। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों को पता है बेटा किस लेवल के थे और किस टाइप के क्वेश्चंस थे। बहुत ज़्यादा टफ तो क्वेश्चंस नहीं थे, आप लोग इजीली कर सकते हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन लोगों ने, सभी लोगों ने ये क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के सही गए होंगे। अब बेटा पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री का फॉर्मेट कैसे था। केमिस्ट्री का जो पेपर था उसके फॉर्मेट में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपको बेसिक्स क्वेश्चन नहीं थे, एक जनरल रूटीन वाले क्वेश्चन थे। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े बेसिक थे, जैसे पहला मिनरल एसिड कौन सा बन गया, वो था एक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपका, मान लो अगर रेगुलर जो होता है डेली लाइफ के कुछ क्वेश्चन थे, जैसे इंडिकेटर का एक क्वेश्चन था आपको कि अगर मान लीजिए वो आपको, जैसे आपने अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, अगर इंडिकेटर्स मान लो बॉडी पे या क्लोथ्स पे अगर मान लो इंडिकेटर गिरा है, जैसे हम अलग अलग टाइप के लेते हैं, सैफ्रनिन लेते हैं या मिथिल ऑरेंज लेते हैं या और कोई दूसरा टाइप का इंडिकेटर लेते हैं या टर्मरिक लेते हैं, जैसे आपको जो पेपर है उसमें टर्मरिक का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन थे। मतलब एक जनरल प्लस बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो होता है आपको इस बार केमिस्ट्री में पूछे गए और टफ नहीं थे। जिन लोगों ने नॉर्मली भी पढ़ाई की होंगी वो भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही रूटीन टाइप के क्वेश्चंस बेटा इस बार आपको एनडीए के पेपर में आए। तो आपको केमिस्ट्री के हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके आंसर क्या थे और कैसे थे और किस टाइप के जो होता है आप लोगों को नेक्स्ट टाइम जो होता है आप अगली बार प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइप का। तो आपको बहुत बेसिक से जाना है, आपको इस चीज़ का नॉलेज आज के लेक्चर में आ जाएगा। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो होता है हम लोग अभी देखेंगे, तो एनडीए जो होता है वो पेपर एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग 2020 का केमिस्ट्री का सेट सी का। ठीक है, ध्यान में रखना आप, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 51 है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, क्या बोला है, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। चॉक और मार्बल किसके फॉर्म से, तो चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। आपको पूछा है कि चॉक और मार्बल जो होता है बेसिकली किस किस कंपाउंड का फॉर्म होता है। पहला है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपने बहुत पहले से पढ़ाई किया होगा कि चॉक में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। तो बेसिकली चॉक या मार्बल जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। तो चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट इसका आंसर रहेगा, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता है। सोडियम कार्बोनेट आपको पता है वॉशिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज नथिंग बट वॉशिंग सोडा। कैल्शियम एसिडेट का दूर तक भी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है जो बेसिकली चॉक या मार्बल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल इज, एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, जिसने बोर्ड्स का कंसेप्ट पढ़ा है उसको पता है कि फर्स्ट शेल का कैपेसिटी 2 का है, दूसरे का 8 का है, फिर 18 का है, फिर 32 का है। पहला जो शेल होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, के शेल। दूसरा जो शेल होता है वो एल, तीसरा होता है एम और चौथा होता है एन शेल। बहुत ही आप बोलिए 9th और 10th लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आपके। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल इज व्हाट, 32। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। इतना सब कुछ हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है। रुदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ड्यूअल नेचर, उसके न्यूमेरिकल, न्यूक्लियर रेडियो केमिस्ट्री, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी। और देखिए क्या पूछा आपको, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा, एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो एन शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है 32 है। आप बोल सकते हैं इस बार एनडीए का पेपर आपका इजी था, केमिस्ट्री पोर्शन तो बहुत इजी था कंपेयर अगर आप करते हो दूसरे पोर्शन के साथ। तो बेसिकली आप ये देखेंगे, बाकी भी है ना साइंस के पोर्शन बहुत ईजी थे। उसके 2-3 रीज़न यही है कि जो सिचुएशन अभी इस टाइप की हुई जिसमें आप लोगों को पेपर देने के लिए ट्रैवल करना पड़ा, तो उस हिसाब से आपका पेपर अगर आप देखेंगे तो उसी हिसाब से एक तरीके से पेपर आपका बना कि बहुत ही इजी लेवल का पेपर आपको इस बार दिया गया। इस टाइप के क्वेश्चन जो 9th और 10th के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आए। तो एन शेल का कैपेसिटी है 32, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 32। अगला क्वेश्चन, विनेगर इज ऑल्सो नोन एज। अब आपको पता है विनेगर क्या होता है। विनेगर होता है जो बेसिकली पिकल्स में डालते हैं, और विनेगर होता है 4 to 5%। सी व्हाट इज विनेगर, इट इज 4 to 5% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, 4 to 5% सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का। 4 से 5% जो सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का उसे विनेगर बोलते हैं। जनरली एसिटिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथानोइक एसिड। IUPAC में इथानोइक एसिड बोलते हैं। बहुत बार रूटीन में एसिटिक एसिड आपने पढ़ा, लेकिन ऑप्शन में आपको इथानोइक एसिड दिया हुआ है। बाकी ध्यान में रखना, नाइट्रिक सल्फ्यूरिक इनऑर्गेनिक एसिड से, मिनरल एसिड से, टार्टारिक जो होता है ऑर्गेनिक एसिड है। इथानोइक एसिड जो होता है बेसिकली विनेगर में होता है 4 to 5% एसिटिक या इथानोइक एसिड होता है। एसिटिक कॉमन है, इथानोइक IUPAC से कंफ्यूज करने के लिए आपको यह इथानोइक दिया है।
कॉमनली जो होता है, तो विनेगर जो होता है बेसिकली उसको इथेनोइक एसिड भी हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको एक टर्म चाहिए था 4 to 5%, ध्यान में रखना आपको 4 to 5% क्वेश्चन में चाहिए था। क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, 4 to 5% यहाँ इजीली था। अगला क्वेश्चन, अ लिक्विड इज केप्ट इन अ ग्लास बीकर, एक लिक्विड है उसको ग्लास बीकर में रखे हैं हमने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एट द बेस ऑफ द बीकर। तो लिक्विड किस में है, बीकर में है, बेस जो होता है बीकर का नीचे होता है, तो बीकर के बेस में जो होता है क्या बेसिकली जो होता है होगा वो आपको पूछा है, प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये लिक्विड है और ये इसका बेस है, मान लो यार इतना पोर्शन बेस है, तो लिक्विड क्या होता है बेस के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करेगा। अभी आपको देखना है कि लिक्विड जो होता है सबसे नीचे है, डैम आपने देखा होगा, जो डैम बने होते हैं वो नीचे से बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि लिक्विड की लेयर ऊपर चढ़ते जाती है। मान लो ये आपकी लिक्विड की फर्स्ट लेयर है, फिर ये लिक्विड की सेकंड लेयर है, ये लिक्विड की थर्ड लेयर है, ये लिक्विड की फोर्थ लेयर है, ये लिक्विड की फिफ्थ लेयर है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे रहेगा, जो नीचे वाला लिक्विड है उस पे रहेगा। हमारे ऊपर अगर चढ़ते जाएंगे एक एक जन तो हम पे बहुत प्रेशर रहेगा, तो ये फर्स्ट लेयर जो रहेंगी इस पे सबसे ज़्यादा जो होता है प्रेशर रहेगा। तो बेसिकली जितनी हाइट बढ़ती जाएंगी उसका जो होता है बोल सकते हैं हाइट बढ़ती जाएंगी, तो हाइट बढ़ेंगी तो क्या होगा, प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ते जाएगा। प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होगा H इंटू रो इंटू जी, ठीक है। H हाइट है, रो आपकी डेंसिटी है, जी ग्रेविटी है। तो पहला बोला है किसके ऊपर, ये स्टेटमेंट जो होता है वो करेक्ट किसके फॉर्म में है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एट द बेस ऑफ द बीकर। प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बीकर, नहीं एरिया बड़ा रहे छोटा रहे, लेयर पे डिपेंड होता है कितनी लेयर्स है, या कितना नीचे पानी है और कितना ऊपर पानी है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो बेसिकली एरिया पे डिपेंड नहीं होता है। प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, यस प्रेशर हाइट पे डिपेंड होता है, कितना हाइट, जितना हाइट ज़्यादा रहेगा उतना क्या होगा, उतना बेसिकली लिक्विड की लेयर ज़्यादा बनेगी, उतना प्रेशर नीचे वाले लिक्विड पे ज़्यादा आएगा। यहाँ पर भी देखना प्रेशर और हाइट का रिलेशन आपको दिया हुआ है। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी, नहीं प्रेशर डिपेंड होता है डेंसिटी पे, ऑयल है, वाटर है, कौन से टाइप का लिक्विड है, कितनी डेंसिटी उसकी होती है, फॉर्मूले में भी आपको डेंसिटी दिया है उस पर डिपेंड होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम। करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा है, तो प्रेशर जो होता है वो हाइट पे डिपेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोजिशन इन बायोगैस। बायोगैस का सबसे लार्जेस्ट कंपोजिशन क्या है, बायोगैस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, मीथेन है, CH4 है, ठीक है। सो बायोगैस इज जनरली कॉल्ड एज व्हाट, मीथेन, CH4 इट्स इज फॉर्मूला। तो बायोगैस का मैक्सिमम कंपोजिशन जो होता है, मतलब ज़्यादातर बायोगैस में मीथेन होता है। बायोगैस इज मार्च गैस, ठीक है, इसको हम लोग जनरली जो होता है अलग अलग तरीके से पहचानते हैं, मीथेन, बायोगैस, मार्च गैस। जो ज़्यादा खराब एरिया है वहाँ पे आपको मिल सकती है, पेपर है, काउडंग है, उसको हम डाइजेस्टर टैंक में डाल के कार्बन हाइड्रोजन का रिएक्शन करके मीथेन CH4 मतलब बायोगैस बना सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा मीथेन, जो सबसे लार्जेस्ट कंपोजिशन है बायोगैस का वो मीथेन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। At nearly 70 डिग्री सेल्सियस सोडियम बाइकार्बोनेट shows the property of gradually decomposing। 70 डिग्री पे सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। इसको अगर मैं 70 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग करता हूँ 2 टाइम्स लेके, तो इसका डिकम्पोजिशन होता है। ये ब्रेक होके क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट ध्यान में रखना आप, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है 70 डिग्री पे shows the property of gradually decomposing which makes it usable in bakery products। The product of decomposition responsible for this use of sodium bicarbonate is, डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाएगा वही क्या करेंगे, जैसे हम बेकिंग सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट उसको इडली ढोकला केक्स में डालते हैं, उससे वो स्वेलिंग करता है, पफिंग करता है। तो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है डिकम्पोजिशन होने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का 70 डिग्री सेल्सियस पर डिकम्पोजिशन हुआ, CO2 गैस बनेगा। CO2 गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल है डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड जिप्सम। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला कॉपर सल्फेट का CuSO4.5 टाइम H2। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10 टाइम H2। आपका जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स CaSO4.2 टाइम H2।
ये फॉर्मूलेज है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा है आपको, उधर वाले जो H2 है उतने पूछा है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल है 5, इसमें है 10, इसमें है 2, तो 5, 10 और 2, ठीक है। पहला ऑप्शन है 5, 10 एंड 2 रिस्पेक्टिवली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? दीज आर द फिक्स्ड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, फिक्स्ड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। 5, 10 और 2 ये तो फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, कोई मेथड नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है, उसके हिसाब से आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 90 वाला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चेंज इन कलर्स व्हेन अ टर्मरिक स्टेन ऑन व्हाइट क्लॉथ इज स्क्रब्ड बाय सोप एंड देन वॉश्ड विद वाटर। टर्मरिक को जो होता है मैंने व्हाइट क्लॉथ पे लगाया और उसके बाद मैंने उस पर सोप को रब किया और फिर से बहुत सारा पानी डाला। जब टर्मरिक को मैं व्हाइट क्लॉथ पे लगाऊंगा तो ऑब्वियसली येलो कलर आएगा, तो चारों जगह येलो आपको दिए। लेकिन जब मैं उसको फिर रब करूंगा किसके साथ? सोप के साथ, तो सब सोप के साथ रब करने का उसका रेडिश ब्राउन कलर आता है, ये वाला रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 जगह ऑप्शन दिया आपको, येलो येलो, रेडिश ब्राउन रेडिश ब्राउन। लेकिन जब मैं फिर से उसको पानी से धोऊंगा बहुत सारा तो ब्लू नहीं होगा, फिर से वो येलो हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना आप लोग, ये क्वेश्चन जो होता है पहले हम लोग टर्मरिक स्ट्रेन को लगाएंगे। टर्मरिक स्ट्रेन नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक स्ट्रेन। नेचुरल इंडिकेटर को अगर हम क्लोथ्स पे लगाते हैं, व्हाइट क्लोथ्स पे लगाते हैं, तो आफ्टर अप्लाइंग ऑन द व्हाइट क्लोथ्स क्या बन जाएंगे बेटा? येलो बन जाएंगे। व्हाइट क्लॉथ्स मतलब येलो हो जाएगा। फिर इसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया? सोप अप्लाई किया। सोप अप्लाई करता हूँ अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल, सो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ सोप अप्लाई करने के बाद जो व्हाइट क्लॉथ का येलोइश टर्मरिक है वो रेड हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। और इसके बाद जब मैं इस पर बहुत सारा वाटर अप्लाई करूंगा तो फिर से ये येलो हो जाएगा, ठीक है। इट विल अगेन बिकम्स व्हाट? येलो। तो आंसर क्या रहेगा? बी वाला ऑप्शन रहेगा, येलो रेडिश ब्राउन येलो। पहले येलो फिर रेडिश ब्राउन फिर से येलो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो रहेगा, टर्मरिक को व्हाइट क्लॉथ पे लगाने के बाद व्हाइट क्लॉथ येलो हो जाएगा, सोप लगाऊंगे रेडिश ब्राउन होगा, फिर से पानी डालूंगे येलो हो जाएगा। आंसर याद रखना, ये वाला चेंज ऑफ इंडिकेटर्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड डीडीटी इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 91 है, ध्यान में रखेंगे आप। ब्लीचिंग पाउडर और डीडीटी के बारे में स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है वो आपको पूछा है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। डीडीटी का लॉन्ग फॉर्म जो होता है वही हम देख लेते हैं, क्या है लॉन्ग फॉर्म? डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन। यहाँ पे Cl आया हुआ है, क्लोरीन का कंपाउंड है डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर भी क्लोरीन का कंपाउंड है, दोनों में क्लोरीन है। सो बोथ कंटेन्स व्हाट? क्लोरीन। ये क्वेश्चन का आंसर है, दोनों में क्लोरीन होता है, ठीक है। बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद जो होता है दोनों में डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो तो इनऑर्गेनिक है, लेकिन डीडीटी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नो बोथ कंटेन्स क्लोरीन, यस दोनों में क्लोरीन है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा सी वाला, 91 का क्वेश्चन का सी वाला आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेसिकेंट? डेसिकेंट क्या होता है? जो वाटर को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। डेसिकेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच अब्सॉर्ब्स वाटर, अ सब्सटेंस व्हिच अब्सॉर्ब्स वाटर, which absorbs water is nothing but called as desiccant, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा डेसिकेंट रहेगा सिलिका जेल, क्योंकि ये वाटर इजीली अब्जॉर्ब कर सकता है। तो सिलिका जेल इज़ द बेस्ट, आप सही बोल सकते हैं, अब्जॉर्बर है। सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो होता है कंपेयर टू सिलिका जेल बेस्ट बोला हुआ है वहाँ पे, ध्यान में रखेंगे आप। तो बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है डेसिकेंट का वो क्या रहेगा? सिलिका जेल रहेगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 के बाद 93 वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड? पहला मिनरल एसिड डिस्कवर्ड जो होता है वो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड था, ठीक है। ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज मतलब है आपके एनडीएमएच केमिस्ट्री में ही है, लेकिन एक जनरल टाइप का क्वेश्चन है कि भाई पहला इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड कौन सा था, ठीक है। फर्स्ट मिनरल एसिड, मिनरल मतलब जो इनऑर्गेनिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स रहते। फॉस्फोरिक एसिड भी इनऑर्गेनिक एसिड है, आपको पता है। तो पहला जो इनऑर्गेनिक एसिड बेसिकली वो सल्फ्यूरिक एसिड था। फॉर्मूला क्या है इसका? H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक का HCl है, नाइट्रिक का HNO3 है,
और सल्फ्यूरिक का फॉस्फोरिक का क्या होता है H3PO4। तो पहला जो इनऑर्गेनिक एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड था। अगला देखेंगे, वन 122 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बकमिस्टर फुलेरिन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है सही है। बकमिस्टर फुलेरिन जो होता है वो एलोट्रोप है कार्बन का, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है ये। बकमिस्टर फुलेरिन जो होता है उसको C60 फॉर्म बोलते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमको जो होता है नॉट करेक्ट वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गलत है। डायमंड इज नॉट गुड कंडक्टर, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायमंड का शेप टेट्रागोनल है। आपको पता है एलोट्रोप कार्बन के 3 रहते हैं, डायमंड, ग्राफाइट और बकमिस्टर फुलेरिन। डायमंड, ग्राफाइट, बकमिस्टर फुलेरिन, these are the 3 allotropes of carbon. What is allotrope? Substances having same chemical form, different physical form, जिनका केमिकल फॉर्म मैंने एक ही कार्बन, एक ही टाइप की चीज से बनते हैं, कार्बन से ही बनते हैं, लेकिन उनका फिजिकल फॉर्म शेप की वजह से डिफरेंट होता है, या अरेंजमेंट ऑफ कार्बन से डिफरेंट होता है। तो डायमंड, ग्राफाइट, बकमिस्टर फुलेरिन 3 टाइप के एलोट्रोप्स रहते हैं, उसमें बकमिस्टर फुलेरिन एलोट्रोप है कार्बन का, C60 फॉर्म बोलते हैं, करेक्ट है। हमको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बोला है। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गलत है। डायमंड बैड कंडक्टर है क्योंकि डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। डायमंड का शेप टेट्रागोनल है, इसकी वजह से उसमें एक कार्बन 4 को लिंक है, कार्बन की कोई वैलेंसी बचती नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचते। सो डायमंड बिकम्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर यहाँ दिया है डायमंड गुड कंडक्टर, हमको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो बी वाला करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सी, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर, यस। ग्राफाइट का शेप हेक्सागोनल है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इन ग्राफाइट ईच कार्बन एटम इज लिंक टू 3 कार्बन, ये भी करेक्ट है। तो बेटा यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा कौन सा, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो बी वाला स्टेटमेंट हमारा नॉट करेक्ट में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा अभी 123, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्रोपेन मॉलिक्यूल हैविंग द फॉर्मूला C3H7Cl। क्लोरोप्रोपेन जो मॉलिक्यूल है C3H7Cl, उसका फॉर्मूला है 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये Cl। कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स ढूंढने हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड विच इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कोवेलेंट है, यस, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है। कार्बन कार्बन भी कोवेलेंट होता है शेयरिंग से, ये भी कोवेलेंट है। सारे का हाइड्रोकार्बन के बॉन्ड कोवेलेंट है, और हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन प्लस Cl माइनस, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कितने कोवेलेंट बॉन्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, 10 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, 9 जनरल है, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला बनाना है। और आपको पता है हाइड्रोकार्बन में कोवेलेंट होता है, सिर्फ कार्बन क्लोरीन में भी कोवेलेंट है। वन 124 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट। आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है, हेनरी मूसली उसने बताया था कि सबसे ज्यादा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो रहती है कोई भी चीज की, वो एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी फाइंड करते हैं, और वैलेंसी से हम कोई भी कंपाउंड को बना सकते हैं। कंपाउंड फॉर्मेशन में वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एटॉमिक नंबर से ही इलेक्ट्रॉन भी पता चलते, प्रोटॉन भी पता चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 287 21 ये निकाल सकते हैं। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देख के वैलेंसी निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये सोडियम है मान लो और ऑक्सीजन है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो Na2O बनता है, सोडियम ऑक्साइड। तो मुझे कैसे पता चला, ये 1 और 2 से पता चला। और ये 1 और 2 क्या है, ये 1 और 2 वैलेंसी है। तो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कोई भी चीज़ की क्या होती है, वैलेंसी होती है। और वैलेंसी किससे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर से निकालेंगे। तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ना मेल्टिंग, ना कलर, ना एटॉमिक वेट। इसलिए हेनरी मूसली ज़्यादा सक्सेसफुल साइंटिस्ट था। तो हियर द आंसर विल बी एटॉमिक नंबर बी। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन कौन डिस्कवर किया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। आपको पता है कि न्यूट्रॉन जो है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। किसने क्या बताया था आपको पता है, जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन। रुदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस, ठीक है। जेम्स चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन। और लास्ट में जो है जॉन डाल्टन, उसने क्या बताया था, एटम इज इंडिविजिबल। लेकिन बाद में पता चला था कि एटम जो होता है वो डिविजिबल है।
एटम वर्ड कॉइन किया था इसने एटोमोस, डेमोक्रिटस जो साइंटिस्ट था एटोमोस वहां से आया था, बाद में जॉन डाल्टन उसको एटम के तौर पे लेके आया। तो जो न्यूट्रॉन है वो क्यों डिस्कवर किया? जेम्स चाडविक। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते बेटा 126 वाला, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ। अभी आपको पता है ये भी क्वेश्चन है, एटॉमिक मास जो होता है बेसिकली क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, दिस इज फॉर एग्जांपल एटम, सो द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेल। सो इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे? ध्यान में रखना, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर न्यूक्लियॉन्स, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही मास होता है। तो एटॉमिक मास जो होता है इट इज द सम ऑफ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, इट इज इक्वल टू P plus N। इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। P इज प्रोटॉन, N इज न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली। ये इसका आंसर रहेगा बी वाला। P होता है प्रोटॉन, देखना इधर प्रोटॉन्स ये हो गया P और न्यूट्रॉन्स हो गया N, तो ये दोनों का सम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 126 के बाद 127 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर में कौन से जो होता है आइसोटोप को यूज किया जाता है? अभी आपको पता है कैंसर में बेसिकली कोबाल्ट को यूज किया जाता है। सो कोबाल्ट आइसोटोप इज यूज्ड इन व्हाट? कैंसर ट्रीटमेंट। सो कैंसर ट्रीटमेंट इज डन बाय व्हाट? दिस आइसोटोप कॉल्ड एज कोबाल्ट। और कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में? C60। C60 is the isotope of cobalt which is used in the treatment and detection of cancer। यूरेनियम को कहाँ यूज करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी में। ध्यान में रखना, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको जो होता है जब हमने पढ़े थे ये सारे क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, जब हमने एनडीए का क्रैश कोर्स लिया उसमें से ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको देख सकते हैं आप भी वो सारे वीडियोस देखिए आप, उसमें जो एमसीक्यूज हमने लिए थे वही है ज़्यादातर। इसमें जो पेपर में आए हुए हैं वही क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कि वही क्वेश्चन जो हमने लिए पहले एमसीक्यूज क्रैश कोर्स में 20, 30, 40 जो एमसीक्यूज हम लेते थे उसमें से ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ये भी कवर किए थे हमने। और इसके पहले के वो सारे क्वेश्चन वो क्रैश कोर्स के एमसीक्यूज वाले वीडियो में कवर हुए थे, आप देख सकते हैं उसे घर में, आप चेक भी कर सकते हैं। यूरेनियम को यूज़ करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, कोबाल्ट को यूज़ करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। सोडियम जो होता है बेसिकली ये एक अच्छा सब्सटीट्यूएंट है आपको इलेक्ट्रोलाइट के लिए बॉडी में। आयोडीन को यूज़ करते हैं फॉर गॉइटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आयोडीन क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर गॉइटर ट्रीटमेंट। गॉइटर ट्रीटमेंट जिसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है गले का वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की सेल्स मल्टीप्लाई कर लेती है, आयोडीन डेफिशिएंसी होती है, तो वहाँ पे आयोडीन का आइसोटोप यूज़ किया जाता है। सोडियम को यूज़ किया जाता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सोडियम इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इतना सब कुछ तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ इतना पूछा है कि कैंसर डिटेक्शन या कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा आइसोटोप यूज़ करेंगे, तो आंसर है कोबाल्ट। कोबाल्ट को यूज़ करेंगे कैंसर ट्रीटमेंट में, लेकिन बाकी आइसोटोप्स के भी आपको यूज़ पता चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 के बाद खत्म हो गया है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन था केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपके कितने गलत कितने सही हुए चेक करो। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही किए होंगे, कवर किए थे हम लोगों ने। इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस करना अगली एग्जाम के लिए और अच्छी तरीके से। थैंक यू।